नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, देश भर के जैन समुदाय में, जैन धर्म को मानने वालों में इस समय ज़बरदस्त आक्रोश भरा हुआ है। इसकी एक झलक हमें मुंबई में जो विशाल प्रदर्शन जैन समुदाय के लोगों ने किया उसमें दिखता है। आप जानते हैं कि वहाँ विले पार्ले में एक जैन मंदिर को ढहा दिया गया था और उससे जैन समुदाय बहुत उत्तेजित है। लेकिन मुंबई की एक घटना ही नहीं है जिसकी वजह से जैन समुदाय में उत्तेजना है, आक्रोश है, गुस्सा है, नाराज़गी है। इसके पहले भी कई ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं जिससे उन्हें लग रहा है, जैनियों को, कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है। मसलन मध्य प्रदेश में नीमच में जैन साधुओं को पीटा गया। जबलपुर में एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें बहुत ही आपत्तिजनक बातें जैन समुदाय के बारे में की जा रही थी। सागर में एक जैन मंदिर को लेकर विवाद हुआ और इसी तरह से देश भर में बहुत सारे जो उनके तीर्थ स्थल हैं उनको लेकर विवाद पहले से चल रहे हैं और जिनके बारे में कोई निपटारा नहीं हो रहा, बल्कि वो ये पा रहे हैं उन मंदिरों में कि जो हिंदू समुदाय है वो या तो कब्जा कर रहा है या उनको अपवित्र कर रहा है या उनको किसी न किसी बहाने से उनसे छीन लेना चाहता है। एक घटना अभी झारखंड में हुई थी जब वहाँ के एक तीर्थ स्थल को पर्यटक स्थल पर बनाने की कोशिश की गई थी। बाद में जैन समुदाय के विरोध के बाद उसे रोका गया। तो ये तमाम चीज़ें हैं और जब ये सारे विवाद उठ खड़े होते हैं तो फिर अतीत के बारे में सोचना भी शुरू कर देता है हर समुदाय। तो जैन समुदाय भी सोच रहा है कि कैसे करीब 1.5 से 2000 साल पहले उनके धर्म स्थलों को बड़े पैमाने पर नष्ट किया गया था। जैनियों की हत्याएं हुई थी, उनको प्रताड़ित किया गया था और वो सब उन हिंदू राजाओं के तहत हुआ था, हिंदुओं के तहत हुआ था, ब्राह्मणवादी व्यवस्थाओं के तहत हुआ था। तो सारी जो स्मृतियां हैं वो लौट कर आ रही हैं जैन समुदाय में और वो उनसे जुड़कर अब ये महसूस कर रहा है। हालांकि हम सब जानते हैं कि जैन समुदाय मोटे तौर पर बीजेपी के साथ रहा है, बीजेपी की मदद करता रहा है। हालांकि वो चूँकि ज़्यादातर व्यापारी वर्ग से आता है तो उसका इरादा सत्ता के साथ रहने का होता है। तो एक समय में कांग्रेस के साथ भी था, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि उसका बड़ा एक महत्वपूर्ण हिस्सा आरएसएस, बीजेपी इनकी मददगार रहा है और वो अभी तक जुड़ा रहा है और शायद अभी भी जुड़ा रहेगा बहुत सा बड़ा वर्ग। लेकिन उन्हें ये महसूस हो रहा है कि अब जिन्हें वो अपना समझते थे हिंदुओं को, वही अब उन पर निशाना साध रहे हैं, क्योंकि अब वो मजबूत हो गए हैं, सत्ता में आ गए हैं, उनका वर्चस्व कायम हो गया है और अब केवल वो मुसलमानों को टारगेट नहीं कर रहे हैं बल्कि दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों को भी टारगेट कर रहे हैं। तो ये भूमिका मैं इसलिए बना रहा था कि ये जो नई फॉल्ट लाइन, बल्कि पुरानी फॉल्ट लाइन जो है वो फिर से उभर कर सामने आ रही है इस मोदी राज की बदौलत। मोदी राज की बदौलत, बीजेपी के उभार की बदौलत और संघ परिवार को जो नई ऊर्जा, ताकत मिली है उसकी बदौलत जो हिंदुत्ववाद मजबूत हुआ है और जो ब्राह्मणवाद मजबूत हुआ है, उसने मिलकर पहले तो टारगेट केवल मुसलमान थे, ईसाई थे, फिर सिखों को टारगेट किया जाने लगा और अब जैनियों की बारी आ गई है। ये जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय हैं ये किसी मुगालते में थे, गुमान में थे कि उनका नंबर नहीं आएगा, क्योंकि हिंदुत्ववादियों की दुश्मनी इस्लाम से है या ईसाइयत से है और उनको मानने वाले से है, तो वो उन्हीं पर टारगेट करेंगे और इनके साथ रहने में फ़ायदा है। लेकिन हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि अब उन्होंने हर तरफ अपने टारगेट खोल दिए हैं और हर तरफ हर समुदाय धीरे धीरे उनके विरोध के लिए उठ खड़ा हो रहा है। आपने देखा कि कैसे किसान आंदोलन के दौरान जब सिखों को टारगेट किया गया तो सिखों में एकजुटता आई और उन्होंने इसे हिंदुत्व के अभियान से अपनी दूरी की। अकाली दल को बीजेपी से अलग होना पड़ गया, क्योंकि
उस समय बीजेपी मोदी सरकार किसानों के साथ साथ सिखों को भी निशाना बनाने लगी थी। इसी तरह से हमने देखा कि अब जैनियों का नंबर आ गया है। अभी कुछ समय पहले से ही बौद्धों में भी सुगबुगाहट शुरू हो गई है और बोध गया में तो उन्होंने उस धर्म स्थल पर को पाने के लिए आंदोलन भी छेड़ रखा है। तो तमाम अल्पसंख्यक समुदाय अब किसी भी दलित तो पहले से ही टारगेट पर हैं, हालांकि वो हिंदू समाज के भीतर माने जाते हैं, लेकिन हिंदू समाज ने ही, सवर्णों ने, अपर कास्ट ने दलितों और पिछड़ों का जितना उत्पीड़न किया है उतना तो किसी समाज ने किसी अपने अंदर के किसी समुदाय को के साथ नहीं किया होगा। तो वो तो भयानक इतिहास है, 3000-4000 साल पुराना इतिहास है, जिसमें तथाकथित अछूतों के साथ अन्याय किया गया, उनको तमाम तरह से सामाजिक आर्थिक रूप से उत्पीड़ित किया गया। राजनीतिक हिस्सेदारी की तो खैर बात ही छोड़ दीजिए। अब जबकि हिंदुत्व का नया उभार हुआ है, ब्राह्मणवाद का नया उभार हुआ है, वो आत्मविश्वास और सत्ता की ताकत से मगरूर हो गया है और उसे इस अहंकार में वो चाहता है कि जितने भी छोटे समुदाय हैं उनको दोयम दर्जे का नागरिक बना दो, उनको दबा कर रखो और अपनी सत्ता को मनवाओ, अपने वर्चस्व को कायम करो। और इस कोशिश में कई तरह की फॉल्ट लाइन उभरी हैं। एक तो ये धार्मिक आधार पर फॉल्ट लाइन है, एक दूसरी फॉल्ट लाइन है जो भाषाई आधार पर खड़ी हो रही है, जो हम देख रहे हैं तमिलनाडु में हो रही है। महाराष्ट्र में हिंदी के विरोध में भाषाई आधार पर एक विरोध की आवाज़ उठ रही है। तो एक फॉल्ट लाइन भाषा की है, एक फॉल्ट लाइन उत्तर बनाम दक्षिण की है, क्योंकि उत्तर भारतीय जनता पार्टी की जो पहचान है उत्तर भारतीय पार्टी के रूप में, और वो उत्तर भारतीय पार्टी के साथ साथ हिंदुत्ववादी है। हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान, इन तीन चीज़ों को वो अपना कोर मानती है और उसको थोपने की कोशिश कर रही थी दक्षिण पर। तो दक्षिण से उसका रिएक्शन हो रहा है। बल्कि और एक फॉल्ट लाइन लीजिए, खाने पीने को लेकर, उसको लेकर एक फॉल्ट लाइन खड़ी हो रही है। आपने सुना होगा कि दिल्ली के चितरंजन पार्क में मंदिर के पास एक मछली की दुकान है और वो मंदिर भी बंगालियों ने बनाया हुआ, मछली की दुकान भी आधिकारिक तौर पर है। उसको बंद कराने हिंदुत्ववादी पहुंच गए। अब बंगालियों का अपना खान पान है मछली का, उसको बंद कराने आप पहुंच गए हैं, तो जाहिर है कि एक और फॉल्ट लाइन खड़ी कर रहे हैं कि आप क्या खाते हो। पूरे देश भर में वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन को लेकर एक हंगामा खड़ा कर रखा है। टारगेट किया जा रहा है उन लोगों को। महाराष्ट्र में ये हुआ है कि गुजरातियों ने मराठियों को गंदा कहा इसलिए कि वो मांस मच्छी खाते हैं, और मराठियों में इसकी प्रतिक्रिया भी हुई। तो खान पान को लेकर एक दूरी पैदा होने लगी है। तो ऐसी बहुत सारी छोटी बड़ी फॉल्ट लाइन है जो इस विभाजनकारी राजनीति की वजह से उभरने लगी। और इस विभाजनकारी राजनीति का स्रोत कौन है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, भारतीय जनता पार्टी है, मोदी सरकार है और उनकी तमाम राज्य सरकारें हैं जो इसी तरह से व्यवहार कर रही हैं। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में रामजी लाल सुमन, जो कि सांसद हैं, दलित सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, उनको किस तरह से टारगेट कर रही है करणी सेना, और करणी सेना को पूरा संरक्षण योगी आदित्यनाथ की सरकार दे रही है, उसे रोक नहीं रही। वो तलवारें लहरा रहे हैं खुलेआम, उन्हें रोका नहीं जा रहा है। ये एक और फॉल्ट लाइन है कि दलित बनाम क्षत्रिय, दलित बनाम सवर्ण, ये और विस्तार पा रही है। दलित बनाम ब्राह्मण की एक और मिसाल ये है कि अनुराग कश्यप के खिलाफ सोशल मीडिया पर बहुत ही गंदे किस्म का कैंपेन चलाया गया। ट्विटर पर एक मुहिम चलाई गई मां की गाली देते हुए अनुराग कश्यप को। अनुराग कश्यप ने जो एक फिल्म बन रही है फुले, उसमें कट लगा जाने का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि अगर आप
मानते हो कि जाति व्यवस्था खत्म हो गई तो फिर देख लो फिल्म, फिर क्यों परेशान हो रहे हो। लेकिन हम सब जानते हैं कि जाति व्यवस्था है, जातिगत भेदभाव हैं और उनकी वजह से समाज में नाराज़गी भी है। और महात्मा फुले और सावित्री बाई तो एक आइकन हैं दलितों के, जिन्होंने उनके सम्मान के लिए, उनकी तरक्की के लिए लड़ाई लड़ी। ब्राह्मणवाद से, अपर कास्ट से उनको उत्पीड़ित किया गया। सावित्री बाई पर ब्राह्मणों के बच्चों ने पत्थर फेंके, गोबर फेंका। ये तो लिखा हुआ इतिहास है ना। तो एक फॉल्ट लाइन वहाँ आप खड़ी कर रहे हैं जो एक फिल्म को लेकर आप परेशान हो रहे हैं। तो ये जो मैंने फिर इसको दोहरा दूं कि ये जो नया उभार हुआ है नव ब्राह्मणवाद का, जिसमें हिंदुत्व, अपर कास्ट हैं, जिन्हें लगता है कि उन्हें एक नई शक्ति मिल गई है मोदी सरकार बनने से, कई राज्यों में बीजेपी की सरकार बनने से, वो इस तरह से अब जो भी छोटे वर्ग हैं या कमज़ोर वर्ग हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनको दबाने कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बहुत ही विस्फोटक स्थिति है। जब तक हिंदू मुसलमान हो रहा था वो भी कम विस्फोटक नहीं था, वो भी एक गृह युद्ध की तरफ ले जाने वाली बात थी, क्योंकि बहुत सारे तथाकथित हिंदू साधु संत नरसंहार की बात कर रहे थे, हथियार रखने की बात कर रहे थे, हथियार बांटने की बात कर रहे थे, मुसलमानों को सबक सिखाने की बात कर रहे थे, उनको पाकिस्तान भेजने की बात कर रहे थे। तो एक तो वो बड़े हिंसक अभियान तो चल ही रहा था जो एक बहुत बड़ी हिंसा को जन्म दे सकता था, लेकिन अब ये जगह जगह ये सुलग रहा है, चाहे मणिपुर हो, चाहे पंजाब हो, या अब देश के हर हिस्से में ये छोटे छोटे इस तरह के हिंसक टकराव आकार ले रहे हैं, जिन्हें मैं फॉल्ट लाइन कह रहा था। ये तमाम जो फॉल्ट लाइन जो पिछले 30 वर्ष पहले हमें नहीं नज़र आती थी, 30 वर्ष पहले तक ये खामोश थी, 30-35 साल पहले तक ऐसा लगता था कि भारत ने इन पर विजय पाली है, इनको धीरे धीरे कमज़ोर कर दिया है और अब वो संगठित रूप से एकजुट होकर अपने विकास के लिए आगे बढ़ सकता है। वो तमाम फॉल्ट लाइन पिछले 10-10.5 सालों में, 11 सालों में उभर कर सामने आ गई। ये विभाजनकारी जो राजनीति है उसके दुष्परिणाम, और इसके दुष्परिणाम और भी बहुत घातक होने जा रहे हैं, क्योंकि ये संघर्ष जगह जगह होंगे, कई जगह दंगों का रूप ले सकते हैं और बहुत सारे दंगे मिलके बड़े दंगे भी हो सकते हैं। ये दंगे हिंदू बनाम मुस्लिम हो सकते हैं, ये दंगे अपर कास्ट बनाम दलित और बैकवर्ड क्लास हो सकते हैं, ये दंगे सिख बनाम हिंदू हो सकते हैं, ये दंगे किसी भी तरह के हो सकते हैं, उत्तर दक्षिण के बीच दंगे हो सकते हैं। दक्षिण में जो जिस तरह की राजनीति मोदी सरकार कर रही है, एक अलगाव की भावना पैदा हो सकती है, क्योंकि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। वो गवर्नर RN रवि तमिलनाडु सरकार को चलने नहीं दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना पड़ा कि वो 10 विधेयक आपने क्यों दबा कर रखे हैं, ये अवैध है, और सुप्रीम कोर्ट को, राष्ट्रपति को भी कहना पड़ा कि आप 3 महीने में क्लियर करेंगे, जिस पे धनखड़ और किरण रिजिजू और पूरी सरकार पगला गई है, विक्षिप्त हो गई है, सुप्रीम कोर्ट पर हमले कर रही है, और एक अभियान सोशल मीडिया पर भी गंदा सा सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ चलाया जा रहा है। तो तमाम तरह की, अगर इस तरह से पूरे देश भर में जगह जगह आग लगाने की कोशिशें होंगी तो आप समझिए कि ये देश अग्नि के वही समर्पित हो जाएगा। वो विकास के एजेंडे से तो बहुत पहले ही हट चुका है, 2014-15 से ही वो डिरेल होना शुरू हो गया था, और अब विकास का एजेंडा, ये भगवान भरोसे जो भी अर्थव्यवस्था है वो इस सरकार की वजह से नहीं चल रही है, वो चूंकि पहले से सिस्टम बने हुए हैं इसलिए वो अभी चल रही है। लेकिन अगर ये हिंसा इस पैमाने पर फैलती है तो आप समझ सकते हैं कि भारत के विकास की गति किस तरह से प्रभावित होगी। दुनिया भर के लोग भारत क्यों आएंगे निवेश करने के लिए, अगर इतनी हिंसा,
इतना बंटवारा, इतना तनाव समाज में होगा तो वो किसी और देश का रुख करेंगे, क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं है कि यहाँ पर वो सुरक्षित हैं। तो ना बाहर से निवेश आएगा, ना इस देश के लोग ही निवेश करेंगे, क्योंकि उनके निवेश को सुरक्षा कौन देगा। अगर सब लोग हिंसा में संलग्न हो गए हैं, सरकार भी उसी में संलग्न है, जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो सरकार खामोश रहती है। सरकार अनुराग कश्यप के खिलाफ ट्विटर पर गंदा सा ट्रेंड चलाया जाता है मादर करके, और सरकार उसे रोकने के लिए ट्विटर को नहीं कहती है। वो तमाम तरह से ट्विटर पर दबाव बनाती है, उसके अकाउंट बंद कर दो, उसके अकाउंट ब्लॉक कर दो, लेकिन इस तरह के अभियान चलाए जाते हैं और प्रधानमंत्री मोदी को भी फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी सरकार को भी फ़र्क नहीं पड़ता, और बीजेपी भी कुछ नहीं बोलती, संघ परिवार भी खामोश है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सारी ताकतें मिली हुई हैं, ये चाहती हैं कि इस तरह हो, दबाने का मौका मिले। ये ऐसे लोगों का मुंह बंद कर देना चाहती हैं जो उनके विरोध में एक भी आवाज़ लगा सकते हो, अनुराग कश्यप हो, चाहे कुणाल कामरा हो, चाहे कोई और हो। ये आज की तारीख में इस देश का माहौल है जो लगातार बिगड़ता जा रहा है। जो जैनियों, जो कि सबसे अपने आप को सुरक्षित मानते रहे होंगे हिंदुत्व के साथ, हिंदूवादियों के साथ, हिंदू समाज के साथ, आज वो ये शिकायत कर रहा है कि उसके साथ भेदभाव हो रहा है, उसके साथ ज़्यादती हो रही है। दूसरे समुदाय तो कर ही रहे थे, सिखों को तो डर लगा ही हुआ है कि ये जो वक्फ का मामला है, इसके बाद उनका नंबर आएगा कि गुरुद्वारों की जो संपत्ति है उन पर नज़र चलेगी, उनकी सरकार की, उनसे छीनी जाएगी। इस जो जैन मंदिर गिराया गया है मुंबई में, उसके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि उसकी उस एक होटल मालिक उस संपत्ति को हड़पना चाहता था, वो वहाँ बार खोलना चाहता था, और इसीलिए उसने बीएमसी से मिलकर ये कांड करवा दिया। फडणवीस सरकार चुप बैठी, कुछ नहीं बोल रही। क्यों नहीं बोल रही? क्या उसकी भी मिली भगत है? हो सकता है। बिना मिली भगत के तो इतनी बड़ी चीज़ें होती भी नहीं। तो पूरे देश में एक हिंदुत्व का आतंक बढ़ता जा रहा है, और तमाम जो छोटे समुदाय, धार्मिक हों, सामाजिक समुदाय हों, उनमें एक डर, एक खौफ का वातावरण बनता जा रहा है, और ये एक बहुत ही विस्फोटक स्थिति की तरफ हमें ले जाता हुआ दिख रहा है। धन्यवाद आपका। नमस्कार।